आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से कोलिजन थ्योरी। तो शुरू करते हैं। कोलिजन थ्योरी बिल्कुल इजी है और आराम से हम इसको कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हम इसका आज खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं कोलिजन थ्योरी। देखो, जो कोलिजन थ्योरी है वो ट्राउट्स और लेविस नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ट्राउट्स एंड लेविस ने थ्योरी प्रपोज की इन 1916 में ये थ्योरी बनी थी। कोलिजन थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। जब ट्राउट्स और लेविस ने थ्योरी प्रपोज की थी तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को देख करके उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, कोलिजन थ्योरी फॉर द रिएक्टिंग स्पीशीज। ओके, इसके कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने हमें बताए थे जो कुछ इस प्रकार से हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। सबसे पहली जो बात है कोलिजन थ्योरी की वो ये है कि आपके पास कोई भी जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनको हम हार्ड स्पेयर मानेंगे। क्या मान के चलेंगे? हार्ड स्पेयर। और जब भी कोई रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। एंड अपॉन कोलिजन रिएक्टेंट में भी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कोलिजन। कोलिजन कैसा है? इफ द कोलिजन इज इफेक्टिव then the reactant is able to convert into the product. Otherwise reactant will still remain reactant, it will does not converted into the product. Okay, तो पहली जो बात थी वो ये थी कोलिजन थ्योरी की कि आपका जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनको हम क्या मान के चलेंगे? हार्ड स्पेयर। रिएक्टिंग स्पीशीज supposed to be हार्ड स्पेयर। जो रिएक्टिंग स्पीशीज है हम उनको क्या मान के चलेंगे? हार्ड स्पेयर। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस थ्योरी की वो ये है कि रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट बी कोलाइड विद ईच अदर टू कन्वर्ट ए रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट be collide with each other to convert a reactant into product. A reactant into product. एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी। ओके, तीसरी बात जो थी कि कोई भी जो रिएक्टिंग स्पीशीज है जब कोलाइड करेंगे तो हर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब हर कोलिजन आपका रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट नहीं करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ओनली दोज रिएक्टेंट या दोज कोलिजन are able to convert into product which have energy equal to threshold energy equal to threshold
एनर्जी एंड रिएक्ट, अगला पॉइंट नंबर 4, ठीक है। सिर्फ वही आपका कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल पाएगा जिसकी एनर्जी कितनी हो, इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा हो। जिस रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी या उससे ज्यादा हो जाएगी, वही रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा आफ्टर कोलिजन, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोलिजन हो गया, हर कोलिजन से आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक और बात थी इसकी कि कोलाइडिंग स्पीशीज मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर कोलिजन, ठीक है। जो कोलाइडिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, उनका कोलिजन जो है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए, तो ही रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, अगर कोलिजन को इफेक्टिव करना है, मतलब कोलिजन से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनकी ओरिएंटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं, ये आपके पास पोस्टुलेट्स हैं किसके, कोलिजन थ्योरी के। आई होप पोस्टुलेट आपको क्लियर हुए होंगे कोलिजन थ्योरी के। अब हम इस थ्योरी को समझते हैं, ये पोस्टुलेट्स एक्चुअली में किस बात की तरफ हमें बताते हैं, क्या है एक्चुअल में कोलिजन थ्योरी। पोस्टुलेट्स आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस इसको समझते हैं कि एक्चुअल में पोस्टुलेट्स कहना क्या चाहते हैं। ओके, देखो क्या कहा था कोलिजन थ्योरी ने कि आपके पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टिंग कंटेनर है, हम इसको एक रिएक्टिंग कंटेनर मान लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर ढेर सारे क्या है भाई, आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज आपके पास अलग अलग हैं, ए और बी। ओके, ये कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज अलग, जिसको मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, और ये कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज ये। तो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, सबसे पहली बात तो इन रिएक्टिंग स्पीशीज को हम क्या मान के चलेंगे भाई, हार्ड स्पेयर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, हार्ड स्पेयर। ओके, अब दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से उठाई थी, उसी को पढ़ करके उन्होंने ये थ्योरी दी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे भाई, कोलाइड करेंगे, है ना। रिएक्टेंट ए जो है आपका वो कोलाइड करेगा किसके साथ, रिएक्टेंट बी के साथ। ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे फॉर ए रिएक्टेंट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड। मतलब इनके बीच में क्या हुआ, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो कोलिजन। क्लियर। अब ये कोलिजन जो हो रहा है, इस कोलिजन से ही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कोलिजन आपके पास दो प्रकार के होते हैं। इन कोलिजन्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं भाई। एक तो मैं बोल सकता हूं अफेक्टिव कोलिजन, अफेक्टिव कोलिजन। ये जो कोलिजन आपके पास हुआ है, ऊपर लिख लेते हैं इसको थोड़ा है यहाँ, ये जो कोलिजन आपके पास होते हैं, इन कोलिजन को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं भाई। एक तो अफेक्टिव कोलिजन, और दूसरा हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन। एक तो हम इसको नाम दे सकते हैं अफेक्टिव कोलिजन और दूसरा इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन तो क्या होगा आपका, वो कोलिजन है जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। उस कोलिजन को तो बोलेंगे अफेक्टिव कोलिजन।
और इनइफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसमें रिएक्टेंट आपका सिर्फ क्या रहे, ओनली रिएक्टेंट रहे, उसको क्या बोलते हैं अपन, अनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, आर द कोलिजन which convert a reactant into product, a reactant into product। इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन है जो एक रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। और इनइफेक्टिव कोलिजन किसको बोलेंगे भाई हम, आर द कोलिजन इन विच reactant does not convert into product। इनइफेक्टिव कोलिजन क्या हो गया, वो कोलिजन जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो। बात आई समझ। तो सबसे पहली बात हार्ड स्पेयर है, पार्टिकल्स जो है रिएक्टेंट्स के, इनको हमने क्या मानना भाई, हार्ड स्पेयर। दूसरी बात, इन्होंने आपस में क्या किया, एक दूसरे के साथ कोलाइड किया। कोलिजन अगर इफेक्टिव है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इफेक्टिव नहीं है तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट रहेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक बात। अब बात ये आती है भाई कि कौन सा कोलिजन इफेक्टिव होगा और कौन सा इनइफेक्टिव। विच कोलिजन इफेक्टिव फॉर रिएक्टेंट for a conversion of reactant into the product and which collision will be considered as an ineffective collision। तो अगर आपका कोई कोलिजन इफेक्टिव है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो दो कंडीशंस आती हैं आप, कंडीशंस फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, कंडीशन फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव। दो कंडीशंस हैं जिनसे आपका कोई कोलिजन जो है वो क्या हो जाता है भाई, अफेक्टिव बनता है। कैसा, अफेक्टिव। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट जो कोलिजन है वो इफेक्टिव है, वो है भाई कि जो रिएक्टेंट है उसके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो वो बहुत अच्छे से कोलाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग कोलिजन होगा, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ज़्यादा एनर्जी जल्दी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो पहली बात, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे आपके पास है भाई CH3Br, that is methyl bromide, methyl bromide। और भाई इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ, KOH एक्वस मीडियम लेकर के। ठीक, तो जब हम यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, देखो दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको देखूंगा, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूं, कुछ ऐसा, और KOH एक्वस में है, तो ये डिसोसिएट होकर मुझे क्या दे देगा, K प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस यहाँ पर मेरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से, तो इस पे हल्का सा क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे हल्का सा क्या चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। अब देखो जब रिएक्शन इनके बीच में होगा, रिएक्ट करने के लिए कौन जाएगा, OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। अब ये दो साइड से अटैक कर सकता है, मतलब ये जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो दो ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। पहली ओरिएंटेशन तो ये है कि ये जो है इसके बैक साइड से जाए और कहाँ अटैक करे, कार्बन पे, दैट इज द फर्स्ट ओरिएंटेशन।
और जो सेकंड ओरिएंटेशन बनती है अटैक की वो ये बनती है कि सामने से अटैक करे फ्रंट साइड से, तो यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, एक तो सामने से अटैक करे फ्रंट अटैक और एक बैक अटैक ना, दो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो फ्रंट कोलिजन और एक बैक कोलिजन। तो अगर ये फ्रंट कोलिजन करेगा मतलब रूट सेकंड से जाएगा, ये फ्रंट कोलिजन है, रूट सेकंड को हम क्या बोल लेंगे, फ्रंट कोलिजन। ठीक है, और जो ये रूट फर्स्ट था आपका इसको हम क्या बोल लेंगे भाई, बैक कोलिजन। तो अब आप देखो अगर ये फ्रंट कोलिजन से जाता है पार्शियली नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएंगे। तो ये इसके ऊपर आसानी से बहुत अच्छा कोलिजन नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये बैक साइड से जाता है इसके ऊपर रूट फर्स्ट लेकर, तो देखो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो यहाँ बहुत अच्छा कोलिजन होगा। अच्छा कोलिजन होगा तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो फर्स्ट रूट है आपका ये तो क्या दे देगा आपको, एक कोलिजन, कैसा कोलिजन देगा, इफेक्टिव कोलिजन, जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो कोलिजन है फ्रंट कोलिजन, ये कैसा रहेगा आपका, इनइफेक्टिव रहेगा। ये किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, तो पहली बात थी हार्ड स्पेयर, दूसरा कोलाइड करेंगे, कोलिजन इफेक्टिव भी हो सकता है, इनइफेक्टिव भी हो सकता है। इफेक्टिव कोलिजन होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इनइफेक्टिव है तो उसमें रिएक्टेंट जो है आपका वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और एक बात यह है कि अगर कोलिजन का इफेक्टिव बनाना है तो ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर। ये कंडीशन है किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी जो कोलिजन हो तो वहाँ जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी है तो रिएक्टेंट आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, पहली तो क्या हो गई ओरिएंटेशन, दूसरी क्या है कि रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट पोजेस, रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट possess energy equal to or greater than threshold energy, है ना। जो रिएक्टिव स्पीशीज है उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी या उससे ज्यादा होनी चाहिए तो ही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसको हम कुछ ऐसे देखते हैं कि जैसे आपके पास ये हमने कर्व ड्रा किया, ग्राफ बनाया एक, ठीक है, इसमें एक तरफ तो हम लेते हैं एनर्जी बैरियर और एक तरफ आप इंडिकेट करवाते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक तरफ तो एनर्जी, दूसरी तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कुछ एनर्जी होती है, कोई थोड़ी बहुत एनर्जी वो अपनी पोजेस करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या हो गई, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेट अस सपोज कि इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए, कितनी, ये एनर्जी चाहिए जिससे कि रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो ये जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को हमें चाहिए इस रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को ही हम क्या कह देते हैं भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड। ओके, तो ये आपके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हमें देनी पड़ेगी जिससे आपका ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो कुछ एनर्जी बढ़ती है, कुछ हमें अपनी तरफ से क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। तो अगर इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी मिलेगी तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा भाई आपका,
प्रोडक्ट। और इधर जो चीज आएगी आपके पास ये वाली चीज, इसको तो हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। ये वाला आपका क्या है रिएक्टेंट। और यहाँ बीच में एक स्टेट बनती है जिसको हम क्या कह देते हैं इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये जो ना तो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ना ही प्रोडक्ट, दोनों के बीच की स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट हम उसको कह सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में। तो ये जो आपके पास बना, ये प्रोडक्ट बना, ये आपका रिएक्टेंट था, इधर प्रोडक्ट, तो इसकी एनर्जी को हम किससे इंडिकेट कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से इंडिकेट कर लेते हैं। ये आपके पास एनर्जी थी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करूं तो कर सकते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हमने टेम्परेचर वाले पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी it is the minimum amount of energy which must be possessed by a reactant species to convert into product, है ना। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोजेस करेगा रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और भाई एक टर्म और आती है आपके पास जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। भाई रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, इतनी एनर्जी इसको चाहिए, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। दिस इज नोन एज क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और भाई इसको हम इंडिकेट किससे कर लेते हैं, ई ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ई ए से हम इसको क्या कर लेते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which is supplied to reactant to convert it into product। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया वही क्या कहलाएगा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। तो ओवरऑल ये कुछ छोटी छोटी बातें थी किसकी, कोलिजन थ्योरी की। सबसे पहली बात, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को क्या मान के चलेंगे, हार्ड स्फीयर मान के चलेंगे। दूसरा, वो आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब रिएक्टेंट स्पीशीज में कोलिजन होता है, लेकिन हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। कुछ कोलिजन इफेक्टिव होंगे, कुछ कोलिजन इनइफेक्टिव होंगे। जो कोलिजन इफेक्टिव होंगे वो तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देंगे, लेकिन जो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे वो सिर्फ रिएक्टेंट रहेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। बात आई समझ। किसी कोलिजन का इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले तो कोलिजन का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भाई कोलिजन के बाद जो एनर्जी है वो किस रेंज तक आ जानी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। उसके लिए हमें बाहर से भी कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ सकती है इन द फॉर्म ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ तक की बात शायद क्लियर हुई होगी। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, वो और बताता हूँ, फिर इस थ्योरी का सबब आपको एक फॉर्मूले के रूप में बताता हूँ, वो देखिए। एक छोटी सी टर्म है ये, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन ए यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकंड। एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कोलिजन की संख्या है वही क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस in a unit volume in 1 second, in a unit volume per second।
पर सेकंड एक यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन की संख्या है वही क्या कहलाती है भाई, आपकी कोलिजन थ्योरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड में कितने कोलिजन हुए एक यूनिट वॉल्यूम में, वही क्या कहलाएगी, आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर इन सब पॉइंट्स को पोस्टलेट्स को मैं मिलाता हूँ तो कोलिजन थ्योरी से अगर हम रेट लिखें तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि भाई रेट अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, रेट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रेट सबसे पहली बात ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन। ज़्यादा कोलिजन होंगे तो ज़्यादा कोलिजन के इफेक्टिव बनने के चांसेस होंगे, कम कोलिजन होंगे तो कम कोलिजन के इफेक्टिव बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन इनटू ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी तो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, इम्प्रॉपर होगी तो कम होंगी, ठीक है। इनटू क्या है भाई, थ्रेशोल्ड एंड, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट निकाल सकते हैं। और इसको जब हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो फॉर्मूला अपने पास कुछ ऐसा आता है कि रेट इज इक्वल टू के, हमें पता है, तो के इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई माइनस ई ए बाय आर, ये फॉर्मूला आपके पास, ओके। पी जेड ए बी ई माइनस ई ए बाय आर, वेयर P is the orientation, ZAB क्या हो जाएगा आपका, ZAB हो जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन, ओके। और भाई ये जो है ये आपको क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ओके, हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते, यहाँ से भी हम रेट निकाल सकते हैं कोलिजन थ्योरी की सहायता से। ओरिएंटेशन पी जेड ए बी ई माइनस ई ए बाय आर, ये जो पूरा फैक्टर है ये तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बताता है, जेड ए बी किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ कोलिजन के बारे में, पी किसके बारे में बताता है भाई, ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में बताता है, ओके। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे इंडिकेट करते हैं भाई, जेड से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये आपकी छोटी सी थी कोलिजन थ्योरी, बिल्कुल सिंपल है, इसको आराम से पढ़िए और घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।